हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र यानी सीडीपी में वृद्धि और विकास की अवधारणा को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास इसमें बालक के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। विकास में क्या होता है कि बालक के जो मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संवेगात्मक यानी उसकी भावना में और शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। बालक में होने वाले समस्त परिवर्तनों को इसमें शामिल को हम विकास कहते हैं। मतलब बालक में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जो अपने वो भावनाओं को कंट्रोल करना सीख रहा है, जो चीज़ों को वो समझ रहा है, वो लोगों से तालमेल बिठाना सीख रहा है, इन सब को हम विकास में शामिल करते हैं। यह परिवर्तन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। इसका मतलब क्या है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका अर्थ यह है कि कुछ परिवर्तन बालक में ऐसे होते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका हम मापन नहीं कर सकते। मात्रात्मक का अर्थ होता है कि वो परिवर्तन जिनका हम मापन कर सकते हैं, जैसे बालक की शरीर की संरचना में परिवर्तन, उसका वजन का बढ़ना या घटना, उसकी हाइट का बढ़ना, इन सबको हम मात्रात्मक परिवर्तन में शामिल करते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। गुणात्मक परिवर्तन का होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन जो होता है, उसकी समझ में परिवर्तन, उसके सोच में परिवर्तन जो होता है, उसको हम गुणात्मक परिवर्तन में शामिल करते हैं। तो विकास में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया मतलब ये जीवन भर पर्यंत चलती रहती है। इसका मतलब हुआ कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेके ये जब तक जीवित रहता है मनुष्य तब तक चलती है। यानी ये गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया हम इसे बोलते हैं। मतलब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही सीखना, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और विकास उसका कब्र तक चलता है। एक समय पे हमें दिखना बंद हो जाता है, पर उसके मानसिक स्तर पे जो उस परिवर्तन होते रहते हैं, वो उसकी समझ बढ़ती है, उसका लोगों से मिलने जुलने का तरीका में चेंज आता है, वो लोगों से अच्छे से बात करता है, या उसकी समझ में वो अपने अनुभवों से जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसकी प्रक्रिया प्राकृतिक है। मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें सभी में ये परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ये सब में, इवन पेड़ पौधों में, जानवरों में, सभी में कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या हुआ। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अगर आप इंडिया में हैं तभी आपका विकास होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी रहें, इवन अगर आप चाँद पे भी चले जाएँ, मंगल ग्रह पे भी चले जाएँ, तब भी आपका विकास होता रहता है। विकास की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसका अर्थ क्या है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो है आपका विकास यहाँ तक होगा और यहाँ के बाद आपका विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। विकास हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका विकास होता रहता है। इसको हम नाप नहीं सकते, न ही इसकी कोई सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। यह एक एकीकृत एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। अभी हमने क्या कहा कि ये हर क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, सामाजिक से क्षेत्र में, बालक के भावनात्मक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, यह हर आयाम को लिए हुए रहता है। कहीं ना कहीं बालक का हमेशा विकास होता रहता है। विकास यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। मतलब जो बालक को अपने माता पिता से जो जीन्स प्राप्त होते हैं, ये उस पर भी निर्भर करता है और साथ ही जैसा हम उसे माहौल प्रदान करेंगे, जैसा एटमॉस्फेयर हम देंगे, बच्चों का विकास इस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला पैदा होता है, लेकिन अगर हम उसे विद्यालय जाने का मौका ही नहीं देते तो उसका क्या विकास हो पाएगा। क्या वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। अगर मान लीजिए हमने किसी बच्चे को समाज से ही काट के रख दिया तो क्या उसका सामाजिक विकास हो पाएगा। ऐसा नहीं है, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। तो मतलब वंशानुक्रम और वातावरण जब दोनों होते हैं तभी का परस्पर क्रिया से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। विकास वूम्ब टू द टूम की एक प्रक्रिया है। मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक की ये प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ न कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन कहीं न कहीं से वो सीखता रहता है। अभिमन्यु ने गर्भ से ही सीखा था चक्रव्यूह को भेदना।
तो उनकी माता सो गई थी, तो वो पूरा वो नहीं सुन पाए, लेकिन उनका विकास हो रहा था। और जीवन पर्यंत आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि में क्या होता है? इसमें मात्रात्मक परिवर्तन जैसे आकार एवं संरचना में परिवर्तन शामिल होते हैं। वृद्धि में हम उन परिवर्तनों को शामिल करते हैं जिन परिवर्तनों को हम माप सकते हैं, जैसे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई, भार, चौड़ाई आदि का मापन किया जाता है। यह केवल परिपक्व अवस्था तक ही चलती है। इसका क्या अर्थ है कि मान लीजिए आपकी हाइट जीवन भर तो नहीं बढ़ती, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। मान लीजिए आपका वजन है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन जीवन भर पर्यंत आपका वजन नहीं बढ़ता, ना ही आपकी हाइट जीवन पर्यंत। एक परिपक्व अवस्था के बाद इसका वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इसका स्वरूप परिमाणात्मक होता है। इसका अर्थ क्या है कि हम इसको माप सकते हैं। वृद्धि को हम इसका मापन किया जा सकता है। आपकी ऊंचाई कितनी है, हम ये माप सकते हैं। आपका वजन कितना है, इसका मापन हम कर सकते हैं। यह एक समय के बाद रुक जाती है, मतलब एक समय के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए, बच्चा पहले छोटा था, उसके बाद उसका वो बड़ा हुआ। एक समय के बाद इसकी हाइट बढ़ना तो कम होगी, लेकिन इसमें विकास होगा, उसकी समझ में परिवर्तन होता रहेगा। विकास एक व्यापक अवधारणा है और उसी के अंदर आती है वृद्धि। वृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा है। विकास को हम व्यापक क्षेत्र में देखते हैं। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। हम क्या कह सकते हैं? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, मतलब जीवन पर्यंत चलती है। गर्भ से लेकर कब्र तक की ये प्रक्रिया है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक जिसे हम कहते हैं परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। और वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती, और इसमें केवल हम परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन को ही शामिल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। मतलब वृद्धि में केवल उन्हीं परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जिनका हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास इसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को शामिल किया जाता है। मतलब कि व्यक्ति के गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, हम उसको भी विकास में शामिल करते हैं। वृद्धि में सिर्फ उन्हीं को हम शामिल करेंगे जो मात्रात्मक परिवर्तन है, लेकिन विकास में वृद्धि भी शामिल होती है। तो मात्रात्मक के साथ ही साथ हम जो गुणात्मक परिवर्तन है उनको भी इसमें शामिल करते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, लेकिन विकास जो है वो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों को हम इसमें शामिल करते हैं। और वृद्धि का सटीक मापन किया जा सकता है। विकास का हम कुछ का तो सरलता से मापन कर सकते हैं, लेकिन कुछ का हम मापन नहीं कर सकते। कुछ का हम मात्र अवलोकन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आपके दिमाग में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि में कितना विकास हुआ, हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका अवलोकन कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको कल नहीं समझ में आ रही थी वो आज आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मानसिक स्तर पे आपका विकास तो हुआ, लेकिन हम इसका मापन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपकी बुद्धि में 2 किलो की वृद्धि हुई, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन आपकी समझ बढ़ी है, हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसका मापन नहीं कर सकते। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन को शामिल करता है। वृद्धि में जो आपके आकार, आपके प्रकार, आपकी संरचना में जो परिवर्तन होता है हम उसको शामिल करते हैं, लेकिन विकास में प्रक्रियात्मक मतलब आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, जो आपकी एबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं उसमें परिवर्तन होता है। मतलब ये ओवरऑल पूरा जो एक बालक का जन्म से लेके जीवन पर्यंत जो भी परिवर्तन होते हैं उनको हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमने क्या कहा, ये गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया है। गर्भ से कब्र तक की ये प्रक्रिया ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। आपकी समझ में कुछ समय के बाद इसका हम बाहरी रूप से मापन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका हम अवलोकन करेंगे, इसको समझेंगे तो ये हमें समझ में आएगी। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है,
जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। वृद्धि संकुचित क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों को हम शामिल करते हैं जिसका हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास में उन परिवर्तनों का को रखते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, साथ ही साथ जिन परिवर्तनों का हम मापन नहीं कर सकते उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद है विकास के व्यापक क्षेत्र। विकास के व्यापक क्षेत्र, विकास के 4 व्यापक क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चौथा है संवेगात्मक विकास। ये विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं। मतलब शारीरिक विकास होता है व्यक्ति का, संज्ञानात्मक उसकी समझ में जो परिवर्तन होता है उसको हम संज्ञान में रखते हैं, उसकी सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो इसमें योग्यता होती है, हम इसको सोशल डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। और चौथा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल। बालक कितना इमोशनली मैच्योर है, कितनी वो चीज़ों को अपनी संवेदनाओं पे वो कितना नियंत्रण स्थापित कर ले रहा है, इन सबको हम संवेगात्मक विकास में रखते हैं। और ये जो 4 व्यापक क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे का शारीरिक रूप से विकास सही से नहीं हो सका तो उसके संज्ञानात्मक विकास, उसके सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास पर भी इसका असर पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, हड्डियों तथा मांसपेशियों के विकास से होता है। मतलब शारीरिक विकास में हम क्या देखते हैं कि बालक के वजन में क्या अंतर आया है, उसकी हाइट में क्या अंतर आया है, इन सबको मतलब उसकी जो शारीरिक मांसपेशियाँ हैं वो बढ़ती हैं, हाथ पैर बड़े होते हैं हमारे, और इन सबको हम शारीरिक विकास में शामिल करते हैं। इनमें से किसी भी एक अंग के विकास के कुंठित हो जाने से बालक के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक विकास आदि भी प्रभावित होता है। अभी हमने क्या बताया, अगर शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, मतलब विकास का कोई भी क्षेत्र अगर एक में कोई अवरोध आएगा तो वो दूसरे को भी प्रभावित करेगा। अगर किसी भी एक अंग में कोई भी खराबी हो जाएगी तो वो बालक के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पक्षों को प्रभावित करेगी, क्योंकि बालक का शारीरिक विकास उसके अन्य सभी प्रकार के विकासों के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित होता है। और इसी प्रकार बालक का बौद्धिक, व्यवहारिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन निर्भर करता है। अगर कोई बालक जो है वो चलने में असमर्थ है, इतना असमर्थ है कि वो बाहर नहीं जा सकता, तो क्या वो उसका सामाजिक विकास सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या वो विद्यालय अगर नहीं जा रहा है तो क्या उसका मानसिक विकास हो पाएगा? वो चीज़ों को समझ पाएगा? विकास तो होगा, लेकिन वो उतनी अच्छे से उसको समझ नहीं पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और साथ ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक विकास में हम गतिक विकास को समझेंगे। गतिक विकास मतलब मोटर स्किल, मतलब कैसे हमारे हाथ पैर इन सब का जो मोशन होता है उनके विषय में समझेंगे। गतिक विकास जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सकल या स्थूल गतिक विकास, जिसको हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म या उत्कृष्ट गतिक विकास, जिसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो स्थूल या गतिक विकास क्या है? स्थूल या सकल गतिक विकास जो है, इसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, मतलब हमारे हाथ, पैर, घुटने, धड़ आदि पर नियंत्रण व समन्वय स्थापित होता है। सबसे पहले बालक जो है वो अपनी जो बड़ी मांसपेशियां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। पहले वो हाथ को चलाना सीखता है, उसके बाद वो उंगलियों पर नियंत्रण, अपनी आँखों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो बड़ी मांसपेशियों का स्थूल गतिक विकास का उदाहरण है चलना, दौड़ना, कूदना, छोड़ना, चढ़ना, लुढ़कना, उछलना, खिसकना, तैरना। इन सब में हमारा क्या, हाथ और पैर ज़्यादा सक्रिय। तैरने में हमारा हाथ और पैर दोनों सक्रिय। बैठना, साइकिल चलाना, झूलना, नृत्य करना, गुलाटी मारना और कलाबाजियाँ करना,
इन सब में क्या है कि हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं शरीर की वो सभी सक्रिय हैं। इसमें देखिए हमारा हाथ और पैर, हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं इसमें देखिए हमारा धड़ और हाथ और पैर इसमें सक्रिय है, इसमें हाथ और पैर हमारे सक्रिय हैं, इसमें पैर हमारे सक्रिय हैं, इसमें पैर और हाथ सक्रिय हैं, इसमें हमारा धड़ और हाथ और पैर सक्रिय हैं। तो हम सकल या स्थूल गतिक विकास किसे कहेंगे? जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। और दूसरा है सूक्ष्म या उत्कृष्ट गतिक विकास। सूक्ष्म या उत्कृष्ट गतिक विकास में क्या होता है? सूक्ष्म या उत्कृष्ट गतिक विकास का मतलब है बच्चे के हाथ, कलाई, उंगलियों और पैरों से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल। इसमें बच्चों की आँखों और उनके हाथों, उंगलियों, पैरों आदि के बीच तालमेल विकसित होता है। मतलब हमारे शरीर की जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उनमें जब हम समन्वय स्थापित करते हैं तो वो हमारा उत्कृष्ट या सूक्ष्म गतिक विकास है। मतलब हम लिखना हो गया, टाइप करना हो गया, किसी चीज़ को सिलाई करना हो गया, ब्रश करना हो गया, काजल लगाना हो गया, ये सब हमारे सूक्ष्म या उत्कृष्ट गतिक विकास के उदाहरण। खाने पीने, इसमें हमारी उंगलियां सक्रिय होती हैं, लिखने में हमारी उंगलियां सक्रिय होती हैं, टाइप करने में हमारी आँख और जो उंगलियां हैं वो सक्रिय होती हैं। मतलब इनमें आँख का भी और हमारे हाथ दोनों का समन्वय रहता है, तभी हम टाइप कर सकते हैं। जूते के फीते डालना, इसमें फीते बांधना, इसमें हमारी उंगलियां सक्रिय होती हैं। टाई की गांठ लगाना, इसमें भी हमारी जो छोटी उंगलियां हैं वो होती हैं। सुई से सिलाई करना, शर्ट के बटन लगाना, ब्रश करना, काजल लगाना, आईलाइनर लगाना, इन सब में हमारी जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होती हैं। इसके बाद है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। किसी चीज़ को समझना या जानने को हम संज्ञान कहते हैं। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया जिसमें आप सोचते हैं, कुछ सोचते हैं तो आपको उससे ज्ञान प्राप्त होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसको सोचेंगे तब उसको सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या हुआ? मानसिक विकास। मतलब जो बालक का मानसिक विकास होता है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे सोचने में आप अपने संज्ञान का प्रयोग करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। तर्क करने में भी आपको सोचना पड़ेगा। याद करने में मानसिक विकास हो रहा है। अनुभूति करने में, विचार करने में, संकल्पना करने में, इन सब में आप क्या अपने जो आपका मानसिक स्तर है उसमें उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कोई समस्या है उसको सॉल्व करना सीखेंगे तो आपका मानसिक विकास होगा। आपको पढ़ने में अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, किसी चीज़ को सोचने में, कुछ समझने में, इन सब में क्या होता है? हमारा मानसिक विकास होता है। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, जब हम विभिन्न पक्षों को एक साथ लेके उनको सोच के अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। और उसके बाद है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास में शिशु जो होता है, शिशु समाज के नियमों तथा नैतिक मानकों को आसानी से सीखता है। तो सामाजिक विकास में क्या होता है कि बालक जो है वो जो है अब समाज में ही तो उसे रहना है। अब वो जब समाज में जब उसको रहना है तो उसके जो प्रत्येक समाज के अलग अलग कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। तो हम जानवरों की तरह तो नहीं रह सकते, हम इंसान हैं, तो हमें अपने समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, जो नियम लागू होते हैं, जो रिचुअल्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। तो इस सामाजिक विकास में शिशु उन रिचुअल्स को, उन नियमों का पालन करना सीखता है। शिशु माँ को पहचानने लगता है। सबसे जब छोटा बच्चा रहता है तो वो कुछ नहीं जानता, उसको भूख लगती है तो वो रोता है और वो खाना मांगता है और उसके बाद वो किसी को नहीं पहचानता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपने पिता को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बातें करता है या ताली बजाता है तो बालक व्यक्ति को देखकर हंसता और मुस्कुराता है और रोते रोते वह चुप हो जाएगा। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अगर वो रोता रहेगा, अगर आप उसके सामने जाइए, ताली बजाइए, मुस्कुराइए, तो वो धीरे धीरे चुप होने लगता है। धीरे धीरे वो अपने जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें पहचानने लगता है। तो दूसरे व्यक्ति को उनके हंसने पर वह हंसता है तथा डांटने पर वो सहम जाता है। खिलौनों के आदान प्रदान से तथा परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालकों से सामाजिक संबंध बनाता है।
फिर धीरे और बड़ा जब होता है, जब वो आसपास खेलने जाने लगता है, तो अपने खिलौने को का आदान प्रदान करके अपने खिलौने उन्हें दे के उनका खिलौना खुद लेके, तो उनसे उसमें जो सामाजिक संबंध है वो स्थापित होता है। तब वो समझने लगता है कि हम अगर अपना देंगे तभी अगला हमें अपना खिलौना देगा। तो ये धीरे धीरे उनमें ये सामाजिक विकास होने लगता है। वो आस पड़ोस से सामाजिक विकास होता है, मित्र मंडली दोस्त बनते हैं उससे विद्यालय जाता है तो बुक कॉपी नोट्स बातें करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, तो इनसे उनका सामाजिक विकास होता है। फिर बाहरी लोगों से उसका संपर्क बनता है, वो लोगों से बोलना सीखता है, समझना सीखता है, लोगों से किन से दोस्ती करनी है किन से नहीं, ये सब वो सीखने लगता है, बाहरी लोगों से समायोजन करने लगता है। इसके बाद है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है? संवेगात्मक विकास जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक पक्षों का समावेश होता है। मतलब जब आप रोते हैं तो आपका शारीरिक पक्ष भी दिखाई देता है, लेकिन आप अंदर से दुखी हैं तो आपका मानसिक पक्ष भी इसमें शामिल होता है। संवेगात्मक विकास में किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, मतलब बालक के संदर्भ में अगर देखें, तो अगर बालक को उसकी माँ से अलग किया जाए तो वो दुखी होता है, या उसका जो कोई फेवरेट खिलौना रहता है आप उससे वो ले लीजिए तो वो दुखी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे बच्चे का जो खिलौना रहता है, अगर आप उससे लेने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उन्हें अपनी तरफ खींचता है, मतलब उससे दुख की अनुभूति होती है, वो अपना जो प्रिय सामान है उसे वो देने के लिए राजी नहीं होता है। हम 3 हमारे मूल संवेग बताए गए हैं, क्या? भय, क्रोध व प्रेम। जैसे अजनबी के सामने एक बच्चा भाग जाएगा और दूसरा रोने लगेगा। मतलब अगर आप किसी अजनबी को ले जाइए तो बच्चा उन्हें नहीं जानता तो वो डर से भाग जाएगा, और या तो वो रोने लगेगा। वो संवेगात्मक में क्या क्या है? डर है, डर जाएगा बच्चा अजनबी को देख के। क्रोध आता है, अगर आप उसका कोई सामान लीजिए तो क्रोध आएगा। ईर्ष्या, अगर आप उसके सामने किसी दूसरे बच्चे से थोड़ा सा लाड प्यार कर दीजिए तो बच्चे में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, गुस्सा करने लगता है। उत्सुकता या कौतूहल, स्नेह, हर्ष, संतोष एवं सुख, चिंता, धीरे धीरे इसमें इन सबका विकास होने लगता है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने लगता है। कैसे कंट्रोल करने लगता है? आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो, अगर आप बाज़ार उनको ले जाइए मार्केट, तो आप कोई सामान देखेंगे जो उन्हें पसंद है तो वो उसके लिए रोने लगेंगे, वहीं पे रोने लगेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वो वहाँ पे तो नहीं रोएंगे, लेकिन घर आके वो रोना स्टार्ट कर देंगे। फिर धीरे धीरे वो ये सब अपनी सिचुएशंस को समझने लगते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उन पर अपना कंट्रोल स्थापित करने लगते हैं कि हमारी ये आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, या फिर किसी और कारण से हम इस खिलौने को नहीं ले सकते। वो धीरे धीरे वो अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पे हम कुछ प्रश्न करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। क्योंकि जो सीटेट होता है वो सीटेट हमेशा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछता है। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ा है तब तो आप प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन आप याद करने की कोशिश करेंगे तब आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हर एक चीज़, हर एक वर्ड सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फालतू हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? इसमें हम किसकी बात करेंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल, मतलब हमारी जो छोटी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनका सक्रिय होना। सूक्ष्म गतिक कौशल में हमारी जो छोटी छोटी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो सक्रिय होती है, उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तीसरी क्लास के बच्चे को ध्यान में रखना है। इसमें क्या है? दोस्तों के साथ दौड़ना। इसमें क्या है? हमारे पैर सक्रिय हैं, मतलब ये हमारी बड़ी मांसपेशियाँ सक्रिय हैं। एक धागे में मोती पिरोना। इसमें क्या है? हमारे हाथ, मतलब उंगलियाँ सक्रिय हैं, हाथ तो नहीं कहेंगे हम, उंगलियाँ सक्रिय हैं इसमें। तो और दूसरा है सीढ़ियाँ चढ़ना। सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या है? हमारा पैर सक्रिय है, मतलब हमारा ये बड़ी मांसपेशियों में आता है, तो हमारी इसमें बड़ी मांसपेशियाँ सक्रिय हैं। और खरगोश की तरफ फुदकना। खरगोश की तरफ फुदकने में क्या है कि इसमें भी हमारा जो है वो बड़ी मांसपेशियाँ सक्रिय हैं। तो क्या हो गया? हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा एक धागे में मोती पिरोना, मतलब उंगलियां हमारी सक्रिय हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? जिसमें हमारी छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होती है। एक धागे में जब मोती पिरोएगी
तीसरी क्लास की जो भी छात्रा है या विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा, उसकी उंगलियां सक्रिय हैं, यानी ये सूक्ष्म कृत्रिक कौशल का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, बालकों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है? वृद्धि और विकास में हम क्या शामिल करते हैं? वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में हमारा मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होता है और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन शामिल होता है? नहीं। मात्रात्मक परिवर्तन सही हो जाता है अगर सिर्फ वृद्धि की बात करता है, लेकिन वृद्धि और विकास की बात कर रहा है तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। हाँ, वृद्धि और विकास में दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को हम शामिल करते हैं। शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, इसमें भी सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, जो कि वृद्धि की विशेषता है। विकास को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा होता है? अभी हमने 4 क्षेत्रों की बात की। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले ऑप्शन है हमारा गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। गामक जो है वो शारीरिक का एक पार्ट है। मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है मानसिक। मनोवैज्ञानिक को हम मानसिक विकास भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ गामक में जो है वो छोटी अवधारणा हो जाती है, लेकिन पूरे शरीर की हम बात करेंगे तो ये तो हमारा नहीं सही है। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तो हम इसमें आध्यात्मिक की बात नहीं करते, हम इसमें सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की हम बात नहीं करते। और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। शारीरिक विकास होता है हाँ, लेकिन शारीरिक विकास का ही अर्थ है, का ही एक हिस्सा है गामक, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक, ये सही है। मनोवैज्ञानिक को हम इसका मानसिक विकास कहते हैं। तो कौन कौन से हमारे स्तर होते हैं, किन किन क्षेत्रों में बटा होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेदनात्मक विकास। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं विकास के अंतर्गत, हम उसको देखेंगे। केवल गुणात्मक परिवर्तन नहीं, विकास में तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते थे, ये गलत हो गया। केवल गुणात्मक परिवर्तन नहीं, केवल गुणात्मक परिवर्तन नहीं, इसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, हाँ ऐसा है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ना ही गुणात्मक परिवर्तन और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन, ऐसा तो नहीं है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। और ये सारे जो प्रश्न हैं वो पिछली बार जो 2021 में, दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था, उसी के सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछता है और हमें कैसे पढ़ना है। एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है, उसको समझना है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है? मतलब कि किस विकास के किस क्षेत्र में हम ध्यान और स्मृति करना, समस्या का समाधान करना, किसी चीज़ को सोचना और किसी चीज़ की रचना करना सीखते थे। ये किसका क्षेत्र है? संवेगात्मक का। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है शारीरिक क्षेत्र। शारीरिक में तो हम शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं। सामाजिक में हम जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें हम किसकी बात करते हैं कि व्यक्ति समाज से कैसे, बालक समाज से कैसे तालमेल स्थापित करा, उसके समाज के साथ कैसे संबंध है, हम इनके बारे में देखते हैं। और संवेगात्मक में क्या है, वो अपनी भावनाओं, संवेगात्मक का मतलब होता है भावनात्मक, मतलब वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे स्थापित कर रहा है। और संज्ञानात्मक में क्या होता है कि संज्ञान में वो उसके सोचने और समझने की जो एबिलिटी है उसको हम संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल करते हैं। मतलब ध्यान करना, स्मृति करना, किसी समस्या को समाधान करना, कल्पना करना और किसी की जैसे कविता है इसकी रचना करना। कवि में संज्ञानात्मक क्षेत्र कितना अच्छा होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को कितने अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो उनकी सोचने की जो एबिलिटी है, जो उनकी कल्पना करने की शक्ति है, उसका बहुत अच्छे से विकास हुआ। तो ये हो गया हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसी के साथ ही हमारे आज का क्लास समाप्त होती है।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।